हेलो दोस्तों, मैं अखिल आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड क्वींस प्रोक्लेमेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हम बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखेंगे, उसके प्रोविजंस और क्वींस प्रोक्लेमेशन देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड 1680 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल जाती है टू ट्रेड इन ईस्ट। उसके बाद वो इंडिया आते हैं और अपना ट्रेड पे धीरे धीरे आधिपत्य स्थापित करने लगते हैं। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 के बाद वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटर हो जाते हैं, बट हाँ कह सकते हैं डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटर होते हैं। बट बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 के बाद वो डायरेक्टली पॉलिटिकल अफेयर्स में हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो बन जाते हैं एक ट्रेडिंग कंपनी से वो एक रूलिंग कंपनी में बनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब 1857 आते आते वो एक इंडिया में पूरी तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं। वो एक मर्चेंट कंपनी के साथ साथ मतलब अपनी ट्रेड तो वो कर ही रही है, बट उसके साथ साथ इंडिया को रूल भी कर रही है। अब यही चीज़ है कि 1857 आते आते उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे लॉर्ड डलहौजी की होती है हड़प की नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो होता है ना, वो एक मतलब प्रिंसली स्टेट जो कि मतलब अभी भी गवर्न तो कर रही है इंडिया में, परंतु कुछ अभी भी स्टेट हैं जहाँ पे राजा और नवाब ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो अपनी रूलिंग वहीं पे करते हैं। बट अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती है वो 1857 पे क्यों मतलब ऐसा हुआ कि वो चिंगारी पकड़ी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रिंसली स्टेट को अपने आधिपत्य में लेना शुरू कर देती है, जिसके कारण कि अब प्रिंसली स्टेट भी काफ़ी ज़्यादा ये होते हैं, डरे हुए होते हैं। डरे हुए क्या कह सकते हैं एक प्रकार से, अब उनको ये लगता है कि कब किसी भी वक्त हमारी टेरिटरी छीन सकती है। और एक तत्कालीन कारण, एक क्या बहुत सारे तत्कालीन कारण हैं, लेकिन उनमें से एक है जो कि जो इनफील्ड राइफल आई उसमें जो कार्टेज यूज़ होती थी, ऐसा माना जाता था कि वो उसकी जो ग्रीस होती थी वो सूअर और गाय की चर्बी से बनी होती थी। इस वजह से मिलिट्री में रिवोल्ट का एक बूम आया और अचानक से मतलब अचानक से क्या कह सकते हैं, एक रिवोल्ट हुआ। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्दर्न पार्ट में फैलता गया और जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसको 1858 आते आते ईआईसी ने बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया। लेकिन एज यू सी देयर वाटरशेड मूवमेंट 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वाटरशेड मूवमेंट ही बोला जाएगा, क्योंकि इसके बाद उसका आधिपत्य खत्म हो जाता है और डायरेक्ट ब्रिटिश या ब्रिटेन पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है रूल करने के लिए। अब इसी के जरिए मतलब अब इसके प्रोविंसेस देखते हैं। प्रोविंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को गवर्नमेंट एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ठीक है। और इसके जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से उसको लिक्विफाइडेड कर दिया गया और वो एक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के रूप में ही रह गई। सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी, वो रूलिंग कंपनी से अचानक से हटा दी गई। ठीक है ना। अब इंडियन टेरिटरी जो इंडियन टेरिटरी होगी वो कौन गवर्न करेगा? ब्रिटिश क्वीन, मतलब ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके, मतलब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। इनको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया और इनकी जगह एक ऐसी पोस्ट लानी थी जो कि इंडिया को गवर्न कर सके। इंडिया के लिए वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हो, या शख्सियत कह सकते हैं, या इंडिया के लिए इंडियन अफेयर्स के लिए वही जिम्मेदार हो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट किससे सारे अफेयर्स पूछेगा भाई। एक ऐसी पोस्ट इमर्ज की गई जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये ऑल्सो द ब्रिटिश मतलब मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का भी ये मेंबर होता था। ठीक है। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब बहुत बड़ी पोस्ट है, तो इसको हेल्प करने के लिए भी एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 15 मेंबर रखे गए, जिसमें 8 मेंबर डायरेक्टली क्राउन अपॉइंट करेगा या पार्लियामेंट से होंगे, और जो 7 मेंबर होंगे ना वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उसमें से लेंगे। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि
भाई इतने सालों से वो राज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उनको किसी चीज़ से हटा दोगे तो वो ऐसा कदम उठा भी सकते हैं जो आपके अनुकूल ना हो या आपके फेवर में ना हो। तो इससे बचने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उन्होंने इनका भी रिप्रेजेंटेशन रखा अपनी काउंसिल में, ठीक है ना। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियन अफेयर। वही बोला कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन अफेयर्स का पूरी तरीके से, मतलब जितने भी इंडियन अफेयर्स होंगे वो किसको रिपोर्ट करेगा, डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट। या ब्रिटिश पार्लियामेंट को अगर कोई भी चीज़ पूछनी होगी रिगार्डिंग इंडिया तो वो किससे पूछेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ठीक है ना। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज इन इंडिया। अभी हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस कहाँ होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था ब्रिटेन में ही, ठीक है। अब ब्रिटेन में है तो वो वहाँ से तो इंडिया को देख नहीं रहा है, तो उसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होगा उसको गवर्नर जनरल कहेंगे। गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे होता था, परंतु अब वो लॉयल किसके लिए है, ब्रिटिश क्राउन के लिए, और उसको एक वॉइस रॉय पदवी भी दे दी गई। अब गवर्नर, ये दोनों एक ही इंसान हुए, गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय दोनों एक है, बट गवर्नर जनरल किसके लिए होगा, ब्रिटिश के लिए, और वॉइस रॉय किसके लिए होगा, इंडियंस के लिए। मतलब अब गवर्नर जनरल तो बिल्कुल मतलब जैसे पहले चलता था, बस हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अब वो लॉयल ना रह के अब क्राउन के लिए लॉयल है गवर्नर जनरल, और वॉइस रॉय अब बन गया है किसके लिए, इंडिया के लिए। एंड द वायसरॉय एंड द गवर्नर ऑफ द वेरियस प्रेसिडेंसीज वर अपॉइंटेड बाय क्राउन। पहले कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूट करती थी वॉइस गवर्नर जनरल। अब कौन करेगा, जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी, जैसे बंगाल हो गया और उसके बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, अब इस प्रेसिडेंसी में क्राउन अपने गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इस जो 1858 का जो एक्ट था, इसके जरिए डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया गया, जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आई थी। डुअल गवर्नमेंट मतलब द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है ना। और दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिससे प्रिंसली स्टेट को बहुत ज़्यादा खतरा था कि कब उनकी अब स्टेट हड़प ली जाए। इससे वो मतलब ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ रही, ठीक है ना। और द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज द इंस्टीट्यूटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब इंडियन सिविल सर्विसेज का भी गठन किया जाना था इस एक्ट के जरिए, ठीक है ना। देयर वाज प्रोविजंस फॉर द इंडियंस आल्सो टू बी एडमिटेड टू द सर्विस। अब इसमें इंडियंस भी प्रतिभाग कर सकते थे बिना किसी भेदभाव के। अब इंडियंस को भी मतलब एक ऊंची पदवी पे दिया जाएगा, बट ऐसा होता नहीं था, इन शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक है ना। और रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टू मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब मतलब जो लेजिस्लेटिव पावर थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, क्योंकि बंगाल एक मेन प्रेसिडेंसी बन गया था 1857 या 1858 आते आते, तो अब उसके पास तो थी लेजिस्लेटिव पावर, बट मद्रास और बॉम्बे की हटा दी गई थी। बट अब इस एक्ट के जरिए मद्रास और बॉम्बे में भी जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उस वो अब लेजिस्लेशन पावर उसके हाथ में दे दिया। इट वॉज डिसाइडेड that the remain Indian princely state would have their independent status provided, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट थे अभी भी, मतलब पूरी तरीके से तो राज था नहीं ना, कभी भी कुछ प्रिंसली स्टेट है। मैंने इस थोड़ी स्लाइड के बाद, एक दो स्लाइड के बाद मैंने मैप लगाया है, उसमें आप देख लीजिएगा कि प्रिंसली स्टेट अभी भी एग्जिस्ट करते थे, नवाब और राजा अभी भी एग्जिस्ट करते थे। इस एक्ट के जरिए उनको कहा गया कि हाँ ठीक है, आप इंडिपेंडेंट स्टेटस हैं, आप एक इंडिपेंडेंट राज्य हैं, आप अपना शासन सत्ता अपने हिसाब से चलाइए, बट यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ब्रिटिश का आधिपत्य मतलब अपने ऊपर समझ लीजिए क्राउन को रखना होगा कि आप सिर्फ क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव ऐसा हैं, ठीक है ना। आप रूल तो कर रहे हैं बट आपके ऊपर कौन है, आपके सर्वे सर्वा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है ना। अब एक्ट एम्पावर्ड द वॉइस रॉय इशूड ऑर्डिनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब जो वॉइस रॉय होगा वो अध्यादेश 6 मंथ के लिए अपनी तरफ से पारित कर सकता था। इट गेव द रिकग्नाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब रिकग्नाइजेशन इसने लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया और इसको रिकग्नाइज किया था, ठीक है ना, इस एक्ट ने। और पास कब हुआ, 1861 का जो एक्ट आया उसमें ये पोर्टफोलियो सिस्टम को पास कर दिया गया। वॉइस रॉय कैनिंग अपॉइंटेड 3 इंडियंस टू इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब भाई इतना बड़ा रिवोल्ट होने के बाद सब कुछ हुआ, क्राउन ने अपने हाथ में सत्ता ले ली, तो अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इंडियंस का कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी मिले, या इंडियंस को कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंटेशन में बैठाना ही था। वो एक
समझ सकते हैं ना। अब वो ट्रेडिंग कंपनी तो थी नहीं कि लूटना ही है भाई, अब उनको रूल करना है। रूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, जहाँ पे आप हैं वहाँ के कुछ ना कुछ लोकल लोग या कुछ ना कुछ ऐसे शख्सियत जिसको मतलब आप जिसके जरिए आप इंडिया पे हाँ कह सकते हैं कि नहीं हम आपके फेवर का भी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को भी रखा है, जैसे कि राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था वो कौन बना, लॉर्ड स्टैनले। ठीक है ना। फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन, लॉर्ड कैनिंग। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे भी लॉर्ड स्टैनले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉलिसी थी जो कि मतलब पहले था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिशर थे वो भाई क्रिश्चियनिटी में काफ़ी ज़्यादा मानते थे। वो क्रिश्चियनिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए वो रिलीजियस इंटरफेरेंस करते थे। बट इस एक्ट के बाद ये तो यही चीज़ तो एक हुई जो पूरी तरीके से लागू हुई कि इन्होंने अब किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस करना बंद कर दिया। इसके मतलब इस एक्ट में सीधा सीधा बताएगा नो मोर इंटरवेंशन इन द रिलीजियस मैटर। कोई भी रिलीजियस मैटर में अब आपके इंटरफेरेंस नहीं करेगा ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट या जो भी ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव है। और आप जैसे भी नॉर्म्स अपने जो भी कल्चर हैं वो आप पूरी तरीके से निभाइए, एज वेल एज आप हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी धर्म अपने हिसाब से अपना काम करें। उसमें कोई भी क्राउन का या गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। नो रेशनल डिस्क्रिमिनेशन इन द रिक्रूटमेंट। अब इसमें ये भी बताया गया कि कोई भी नस्लीय भेदभाव नहीं होगा। मतलब कोई भी ये नहीं होगा कि आप ब्लैक हैं तो आप नीचे रहेंगे, आप वाइट हैं तो मतलब आपको सिर्फ ऊंची पोस्ट दे, ऐसा कुछ नहीं था। बट इसमें सिर्फ ऐसा बताया गया था, ऐसा एग्जैक्ट में था कि मतलब वो सिर्फ यही करते थे कि यूरोपियंस को पावर में रखते थे, ऊंचे पद पे, और जो इंडियंस होते थे उनको लोएस्ट पोस्ट दिया जाता था गवर्नमेंट की। अब ये देखिए जैसे कि मैं बोल रहा था आपसे, मैंने स्लाइड में लगाया हुआ है, तो इसमें देखिए कश्मीर ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, राजपूताना भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, प्रेसिडेंसी है। ठीक है ना। हैदराबाद, मैसूर, ये फिर उसके बाद बलूचिस्तान। ठीक है ना। और जो पिंक कलर का दिख रहा है इस पे अब डायरेक्टरी रूल किसका था, डायरेक्ट रूल कौन करेगा, क्राउन करेगा। ठीक है ना। ये थे नॉर्म, ये डायरेक्ट मतलब जो भी पिंक कलर का दिख रहा है ये डायरेक्टली मतलब उसके द्वारा राज किया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फिर अब क्वींस प्रोक्लेमेशन पे आते हैं। क्वींस प्रोक्लेमेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1858 को बाय द क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द इंडिया वुड बी सब्सिक्वेंटली गवर्न्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब 1 नवंबर 1858 को क्वींस का अध्यादेश मतलब क्वींस का घोषणा पत्र पारित हुआ विक्टोरिया का, क्वीन विक्टोरिया का, कि अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको कौन रूल करेगा, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करेगी। द डिक्लेरेशन ऑफ 1 नवंबर 1858 ऑफ क्वींस विक्टोरिया proclaimed that the Indians should via the state of secretary of state to be controlled by and on the behalf of the British monarch। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा वो इंडिया को रूल करेगा किसके रिप्रेजेंटेशन में, मतलब ब्रिटिश मोनार्क के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब इंडिया पे रूल करेगा। अब क्वीन का प्रोक्लेमेशन उन्होंने तो इंग्लैंड में दिया, बट यहाँ कौन रीड करेगा, क्वीन तो आएगी नहीं। ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग जो उतनी टाइम वॉइस रॉय बने थे नए नए और गवर्नर जनरल ऑल्सो थे, ठीक है ना, उन्होंने ये प्रोक्लेमेशन या मैनिफेस्टो पढ़ा। कहाँ पे पढ़ा, इलाहाबाद ग्रैंड दरबार में। ठीक है ना। उसके बाद दिस ब्रॉट एन एंड ऑफ द कंपनीज रूल विच इज स्पैंड अंटिल द 1858। ठीक है ना। इसमें इस एक्ट के जरिए पूरी तरीके से कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया। और इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसे वाटर साइड मूवमेंट बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रूलिंग बॉडी से एक डायरेक्ट फिर से मर्चेंट बॉडी बना दिया गया। और हाँ, इस एक्ट के बाद इनकी मोनोपोली भी खत्म कर दी गई ईस्ट में। जैसे कि इन्होंने ईस्ट की मोनोपोली थी कि हाँ ट्रेड इन ईस्ट आप ही करेंगे, अब इसका मोनोपोली भी खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। विच प्रोक्लेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द टास्क टू डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिंग। अब कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रूल करेगी इंडिया पे। मतलब अब
जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल या इंटरनल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, जो भी होगा वो अब सब डायरेक्टली रूल करेगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा। किसके जरिए करेगा, किसके जरिए करेगा? अब यहाँ पे आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है ना, SOS, ठीक है ना। अब SOS तो वहाँ पे है ब्रिटेन में, ठीक है ना। अब इंडिया में कौन है उसका रिप्रेजेंटेटिव? गवर्नर जनरल, ब्रिटेन के लिए। बट इसको कौन सा पदवी दी गई? वॉइस रॉय, ठीक है ना। के साथ वीडियो का अंत होता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।